Hello everyone, I welcome you on the behalf of Rasa International School. I hope you all are doing good and safe at home. So today in this video, we are going to cover about the chapter number 8 of class 7th, which is weather, climate and animal adaptation. In this video, we are going to cover about weather, elements of weather and about climate, which is from page number 107 to 109. So let's start. इन दिस चैप्टर हम क्या क्या पढ़ेंगे कि वेदर क्या होता है, वेदर की डेफिनेशन, वेदर पे क्या क्या चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं वेदर पर, ठीक है, क्लाइमेट क्या होता है, वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस होता है और कैसे कैसे एनिमल्स अडेप्ट करते हैं अलग अलग वेदर में। इस चैप्टर में हम वो सब डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद वेदर, दैट कि वेदर क्या होता है। वेदर कैन बी डिफाइंड एज the state of atmospheric condition at a particular place at a given point of time with respect to heat, cloudiness, dryness, sunshine, wind and rain. तो वेदर कैसे डिफाइन किया जा सकता है? वेदर इज़ अ इन अ सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट वेदर इज़ अ एटमॉस्फेरिक कंडीशन। क्या होता है वेदर? वेदर एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है, मतलब एटमॉस्फेयर की कंडीशन पर्टिकुलर प्लेस पर गिवन टाइम पर, और किस किस पर डिपेंड करती है? ये किस किस पर डिपेंड करती है? हीट पर, क्लाउडीनेस, वहाँ बादल है कि नहीं है, ड्राईनेस कितनी है, मतलब नमी कितनी है वहाँ पर, सनशाइन, सन कैसे निकल रहा है, बहुत तेज़ निकल रहा है या लो निकल रहा है, ओके, विंड कैसी चल रही है, विंड चल रही है या नहीं चल रही है, और रेन कैसे हो रही है, इन सब चीज़ों पे क्या करता है? वेदर डिपेंड करता है। तो इन सिंपल लैंग्वेज हम क्या कर सकते हैं कि वेदर इज़ अ एटमॉस्फेरिक कंडीशन एट अ पर्टिकुलर प्लेस इन पर्टिकुलर टाइम और प्लेस पर जो एटमॉस्फेरिक की कंडीशन होती है उसे हम कहते हैं वेदर। द वेदर ऑफ अ प्लेस कैन चेंज सेवरल टाइम अ डे। एक प्लेस का वेदर एक दिन में कई बार चेंज हो सकता है, सेवरल टाइम चेंज हो सकता है। इट मीन्स अगर सुबह बारिश हो रही है तो आफ्टरनून में सन भी निकल सकता है, शाम को फिर बारिश हो सकती है और फिर दोबारा से नाइट में थोड़ी सी ह्यूमिडिटी हो सकती है, यानी कि थोड़ी उमस भरा मौसम हो सकता है। तो क्या होता है, एक ही टाइम में वेदर कितनी बार चेंज हो गया, एक ही डे में वेदर कितनी बार चेंज हो गया? 2 से 3 टाइम, बहुत बार भी चेंज हो सकता है। जैसे अभी आंधी आ रही है तो फिर थोड़ी देर बाद क्या हो, सन निकल आए। तो एक टाइम में वेदर, एक दिन में वेदर सेवरल टाइम्स चेंज हो सकता है। ऑलराइट, अब हम बढ़ जाते हैं एलिमेंट्स ऑफ वेदर पर, कि वेदर के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं वो हम देख लेते हैं। एलिमेंट्स ऑफ वेदर, the day-to-day weather changes depend on the change in temperature, humidity, rainfall and wind. जो डे टू डे वेदर चेंज होता है वो कुछ चीज़ों पर डिपेंड करता है, लाइक जैसे कि टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ह्यूमिडिटी पर करता है, रेनफॉल और विंड पर डिपेंड करता है। ओके, तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं? इन्हीं को हम एलिमेंट्स ऑफ वेदर कहते हैं, ठीक है। दीज फैक्टर्स आर नोन एज एलिमेंट्स ऑफ वेदर। इन्हीं फैक्टर्स को हम क्या कहते हैं? एलिमेंट ऑफ वेदर। लाइक पढ़ लेते हैं, टेम्परेचर अगर बढ़ गया तो गर्म हो जाएगा मौसम, ह्यूमिडिटी बढ़ गई, रेनफॉल ज़्यादा हो गई तो थोड़ा ठंडा हो जाता है, या विंडी थोड़ा सा हो गया मौसम तो क्या हो जाता है? इन सब चीज़ों की वजह से, इन सब फैक्टर्स की वजह से मौसम में, वेदर में चेंजेस आ सकते हैं। सो दीज आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ वेदर। ऑलराइट, अब सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं चेंज इन टेम्परेचर, कि चेंज इन टेम्परेचर कैसे कैसे हो सकता है। टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय स्पेशल टाइप ऑफ थर्मोमीटर नोन एज मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर। जो टेम्परेचर हम मेज़र करते हैं, मतलब जो टेम्परेचर हम नापते हैं,
वो रेगुलर टेम्परेचर, जो रेगुलर थर्मोमीटर है ना, उससे हम मेज़र नहीं करते। हम कैसे, एक स्पेशल थर्मोमीटर होता है, स्पेशल टाइप का थर्मोमीटर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर। उसे हम कहते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर। ओके, इन द मॉर्निंग जनरली टेम्परेचर इज लो। ये देखिए, ये है मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर, जिसके थ्रू क्या किया जाता है, जिसके थ्रू टेम्परेचर को हम मेज़र करते हैं। यहाँ देखिए 0 पॉइंटेड है, 0 के बाद ये माइनस, उसके बाद ये प्लस में है टेम्परेचर। इसके थ्रू हम टेम्परेचर मेज़र कर सकते हैं। ओके, यहाँ डिग्री सेल्सियस भी मेज़र है। ऑलराइट, सो इन द मॉर्निंग क्या होता है, टेम्परेचर थोड़ा लो होता है। द डे प्रोसीड्स, टेम्परेचर इंक्रीज ड्यू टू द हीट कमिंग फ्रॉम द सन। तो मॉर्निंग में कैसा था टेम्परेचर, मॉर्निंग में टेम्परेचर लो था, और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है, टेम्परेचर बढ़ता जाता है। और क्यों बढ़ता जाता है, बिकॉज ऑफ सन, सन की वजह से टेम्परेचर बढ़ता जाता है। नॉर्मली मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे इज इन द आफ्टरनून। मैक्सिमम टेम्परेचर कब होता है डे का, मैक्सिमम टेम्परेचर होता है आफ्टरनून में होता है। व्हेन सन इज ओवरहेड, तब मैक्सिमम टेम्परेचर होता है डे का। एंड मिनिमम टेम्परेचर इज इन द नाइट। और मिनिमम टेम्परेचर कब होता है पूरे डे का, नाइट में मिनिमम टेम्परेचर होता है। तो ऐसे टेम्परेचर वेदर को इफेक्ट करता है। ठीक है, सन की रेज अगर ज़्यादा होगी, सन अगर ओवरहेड है, तो ऑब्वियसली टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, तो वेदर और ज़्यादा गर्म हो जाएगा। और अगर सन नाइट के टाइम पे जैसे कि सन नहीं होता है, तो वेदर क्या हो जाता है, थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है। टेम्परेचर के बाद अब हम आ जाते हैं द नेक्स्ट फैक्टर विच अफेक्ट वेदर इज ह्यूमिडिटी। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी हम किसे कहते हैं, ये हम देख लेते हैं एक बार। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, वाटर वेपर का अमाउंट कितना प्रेजेंट है, जैसे कि एयर में क्या होता है, वाटर वेपर्स होते हैं, और वाटर वेपर का कितना अमाउंट है एयर में, इसको हमने एक टर्म दे दिया विच इज़ कॉल्ड ह्यूमिडिटी। क्या कहते हैं हम इसे, इसे ही हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। ओके, एयर हैज़ द कैपेसिटी टू होल्ड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर इन इट। अब एयर में क्या होती है, कैपेसिटी होती है कि वो कुछ ही अमाउंट ऑफ वाटर होल्ड कर सकती है, निश्चित अमाउंट ऑफ वाटर होल्ड कर सकती है। प्लेस नियर द सी सच एज पुणे एंड कोलकाता वर वेयर ह्यूमिडिटी लेवल इज मेंटेन्ड अबव 80%। अब जैसे कुछ प्लेसेस होते हैं जो कि सी के पास होते हैं, ऑब्वियसली वहाँ की जो एयर होगी उसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि वो सी के पास हैं तो उनमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी। तो पुणे और कोलकाता में क्या है, ये देखा गया है कि ह्यूमिडिटी का जो लेवल होता है वो अबव 80% होता है। ओकेजनली शार्ट्स एंड ड्रिजल कंटिन्यू ऑल डे। तो पुणे और कोलकाता में नॉर्मली क्या होता है कि बौछार होती रहती है, ड्रिजल बौछार होती रहती है, मतलब शार या बौछार, बारिश या फिर बूंदाबांदी होती रहती है। द ह्यूमिडिटी ऑफ अ प्लेस इज डिटरमाइंड इन द टर्म ऑफ इट्स रिलेटिव ह्यूमिडिटी। किसी भी प्लेस की ह्यूमिडिटी हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी के टर्म्स में डिटरमाइन हम कर सकते हैं। ओके, सो अब इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम पढ़ लें कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है। ऑलराइट, हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में पढ़ेंगे कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को सबसे पहले पढ़ने से पहले हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है। सपोज एक ग्लास है, ग्लास ऑफ वाटर। ओके, इसमें कितना वाटर आ सकता है, 100 ml वाटर इसमें आ सकता है। ओके, 100 ml वाटर इसमें आ सकता है। ऑलराइट, लेकिन इसमें वाटर कितना है, 25 ml वाटर है। ओके, टोटल कैपेसिटी कितनी है, एक ग्लास की टोटल कैपेसिटी ग्लास की है 100 ml, लेकिन हमने भरा कितना है इसमें, 25 ml। ठीक है, तो कितने परसेंट वाटर है ग्लास में, तो टोटल 25 अपॉन 100 इंटू 100। ओके,
सिंपल मैथ्स है, तो 25% वाटर है ग्लास में। ये हमें पता चल गया कि एक ग्लास में कितना है, 25% है, ठीक है। टोटल कैपेसिटी कितनी थी, 100। इसी को हम कहते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। दिस इज एन एग्जाम्पल, जैसे कि कोई भी एट पर्टिकुलर टेम्परेचर एयर कितना वाटर होल्ड कर सकती है, मैक्सिमम कितना वाटर होल्ड कर सकती है और अभी उसमें कितना वाटर है। जैसे कि एक रूम में, रूम की एयर है, वो कितना वाटर होल्ड कर सकती है, मैक्सिमम कितना वाटर होल्ड कर सकती है और उसमें अभी कितना वाटर है। इसको हम जब रेशियो में लिख लेते हैं, जैसे कि मैंने लिखा था 25/100, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100, जैसे परसेंटेज में हमेशा हम रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। तो दिस इज कॉल्ड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव मतलब हम किससे रिलेट कर बता रहे हैं, तो किससे रिलेट करके बता रहे हैं, मैक्सिमम अमाउंट कितना है, तो उससे रिलेट करके हम इसे बता रहे हैं, ओके। इस बार पढ़ भी लेते हैं इसको। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर in the air at a particular temperature to the maximum amount of water vapor the air can hold at the temperature। जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे कि 25 डिग्री सेल्सियस पर एयर कितना वाटर, कितना मैक्सिमम वाटर होल्ड कर सकती है और 25 डिग्री सेल्सियस पे कितना वाटर है। जैसे कि ग्लास में कितना वाटर होल्ड कर सकता है, ग्लास 100 ml वाटर कर सकता है, ओके, लेकिन वाटर कितना भरा है हमने, 25%। तो दिस इज द थिंग। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, हमेशा परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। एट 100% रेन इज सेट टू बी टोटली सैचुरेटेड विद वाटर वेपर एंड कैन नॉट होल्ड एनी मोर सर्टेन द चेंजेस ऑफ रेन। क्या होता है कि 100%, अब मैक्सिमम कितना होता है, 100% हो सकता है, ठीक है। एट 100% लेवल क्या होता है, रेन को कहा जाता है सैचुरेटेड। अब व्हाट डू यू मीन बाय द सैचुरेटेड, एक और आ जाता है सैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड क्या होता है, जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल लिया था, एक ग्लास में कितना वाटर आ सकता है, 100 ml वाटर आ सकता है, 100 ml वाटर आ सकता है, इससे ज़्यादा वाटर तो आएगा नहीं, ओके। अगर हम 100 ml से ज़्यादा वाटर हम फिल करेंगे तो क्या होगा, वो बह जाएगा, मतलब वो नहीं आ पाएगा उसमें। तो दिस इज़ कॉल्ड सैचुरेशन, मतलब मैक्सिमम लिमिट इतनी है, इससे ज़्यादा नहीं। जैसे इफ़ यू आर ईटिंग फूड, आपने खाना खा लिया और आपने एकदम पेट भर के खाना खा लिया, उसके बाद आप एक बाइट भी फूड की नहीं ले सकते, दिस इज़ कॉल्ड सैचुरेशन। मतलब अब आप इससे ज़्यादा नहीं खा सकते, ओके। इससे ज़्यादा मतलब मैक्सिमम लिमिट, सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं मैक्सिमम लिमिट इज़ कॉल्ड सैचुरेशन पॉइंट, सैचुरेटेड, ओके। रिलेटिव ह्यूमिडिटी is measured with the help of an instrument called hygrometer। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेज़र करने के लिए, जैसे कि टेम्परेचर मेज़र करने के लिए क्या था, मिनिमम मैक्सिमम थर्मोमीटर था, वैसे ही ह्यूमिडिटी को मेज़र करने के लिए क्या है, हाइग्रोमीटर का यूज़ हम करते हैं। हाइग्रोमीटर की पिक्चर हम देख लेते हैं। हाइग्रोमीटर की पिक्चर में देखिए, ये 0 से लेकर 100 तक है, इसमें परसेंटेज में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ओके। अब हम आगे बढ़ जाते हैं एक नेक्स्ट फैक्टर पे, जो कि अफेक्ट करता है वेदर को, विच इज़ रेनफॉल, ठीक है। रेनफॉल कैसे इफेक्ट करती है, एक बार हम देख लेते हैं। द चांसेस ऑफ रेनफॉल इन अ रीजन कैन बी प्रिडिक्टेड बाय द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ दैट प्लेस। अब रेनफॉल किस पे डिपेंड करती है, रेनफॉल डिपेंड करती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर, ओके। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था रिलेटिव ह्यूमिडिटी में कि अगर 80% पुणे और कोलकाता के पास क्या होता है, 80% से अबव रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है, तो वहाँ क्या होती है, बौछार होती रहती है, बारिश थोड़ी होती रहती है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी से हम ये बता सकते हैं कि रेनफॉल होगी या नहीं होगी, ओके। जितनी ज़्यादा रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी उतने ज़्यादा रेन के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये समझ में आ गया। रेनफॉल इज़ द वाटर दैट फॉल्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू द अर्थ सरफेस। अब रेनफॉल क्या होती है, रेनफॉल वाटर होता है जो कि अर्थ की सरफेस पर गिरता है, एटमॉस्फेयर से, ठीक है। एटमॉस्फेयर से कहाँ गिरता है, अर्थ की सरफेस पर गिरता है। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड रेन गेज।
अब जैसे कि हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेज़र कर रहे थे, जैसे कि हम मेज़र कर रहे थे टेम्परेचर, वैसे ही हम क्या मेज़र करते हैं, रेन को किससे मेज़र करते हैं, रेन गेज से मेज़र करते हैं। जैसे कि आपने नॉर्मली सुना होगा कि इतने सेंटीमीटर तक बारिश हुई है, इतने सेंटीमीटर रेन हुई है, तो वो किसके थ्रू हम पता लगाते हैं, वो रेन गेज के थ्रू ही हमें पता लगता है कि कितने सेंटीमीटर बारिश हुई है। ऑलराइट, तो रेन गेज का एक बार हम देख लेते हैं पिक्चर क्या होती है। जैसे कि यहाँ रिप्रेजेंट है हाफ, 1, 1.5, 2, 2.5, ये सब क्या मेज़र है, इसी के थ्रू हम मेज़र करते हैं कि कितनी बारिश हुई है। दिस इज़ द इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू हमें पता चलता है कितनी बारिश हुई। ओके, अब नेक्स्ट फैक्टर पर आ जाते हैं जिसका वेदर पे इफेक्ट पड़ता है, वो है विंड। विंड ब्लो ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस ऑफ द अर्थ। विंड क्यों ब्लो करती है, मतलब विंड क्यों चलती है, क्योंकि अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ, कहीं ज़्यादा हीट है कहीं कम हीट है, अनइवन हीटिंग, ये इसी कहते हैं अनइवन, मतलब एक समान हीटिंग ना होना अर्थ की, तो उसी के थ्रू क्या होता है, विंड ब्लो करती है। विंड अफेक्ट्स द वेदर कंडीशन। अब विंड क्या करती है, वेदर कंडीशन को अफेक्ट करती है। कैसे अफेक्ट करती है, अगर विंड चल रही है और बहुत ज़ोर से विंड चल रही है, तो ऑब्वियसली यू विल फील कोल्ड, यू विल फील लाइक कि मुझे थोड़ा कुछ कपड़े पहन लेने चाहिए। ओके, तो इसका वेदर पर इफेक्ट पड़ता है। वाइल फोरकास्टिंग द वेदर, द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द विंड शुड बी मेजर्ड। और जब हम वेदर फोरकास्टिंग करते हैं तो विंड की स्पीड और विंड की डायरेक्शन को हम क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। द साइंटिस्ट हु मेक द वेदर प्रिडिक्शन आर कॉल्ड मेटेरोलॉजिस्ट। जो भी वैज्ञानिक वेदर का प्रिडिक्शन करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें जनरली हम कहते हैं मौसम वैज्ञानिक है। दे स्टडी एंड कंपेयर द एटमॉस्फेरिक कंडीशन दैट अकर इन द पास्ट एंड प्रेजेंट। क्या करते हैं, जो भी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं उनको स्टडी करते हैं और उनको क्या कर सकते हैं, जो पास्ट वाली और प्रेजेंट वाली जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है उनको कंपेयर करते हैं कि पिछले साल इतनी बारिश हुई थी, इस साल इतनी बारिश हुई है, इतनी कम हुई है, इतनी ज़्यादा हुई है। टेम्परेचर ऑफ द अर्थ कैसे वेरी कर रहा है, पिछले ईयर इतना था, इस ईयर इतना बढ़ गया है। तो ये सब कौन करता है, ये सब करते हैं मेटेरोलॉजिस्ट, यानी कि मौसम वैज्ञानिक। एंड अप्लाई दिस इंफॉर्मेशन टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर वेदर। और इसी का यूज़ ये क्या करते हैं, पास्ट और प्रेजेंट के स्टडी कर कर ये फ्यूचर का प्रिडिक्शन करते हैं कि अगर पास्ट में वेदर ऐसा था, प्रेजेंट में वेदर ऐसा है, तो फ्यूचर में वेदर कैसा हो सकता है। ओके, मेटेरोलॉजिस्ट यूज डेटा फ्रॉम सैटेलाइट एंड एनालाइज द डेटा टू फोरकास्ट अबाउट वेदर। मौसम वैज्ञानिक क्या करते हैं कि जो सैटेलाइट्स के थ्रू डाटा दिया जाता है, ठीक है, उससे स्टडी करते हैं, उसे एनालाइज करते हैं और उसके बाद वेदर की फोरकास्टिंग करते हैं, मतलब वेदर के बारे में बताते हैं। जैसे कि हमें पता चलने वाला होता है, न्यूज़पेपर में पहले ही आ जाता है कि इतने से इतने टाइम में बारिश होने वाली है, तो हमें कैसे पता चलता है, दिस इज़ वेदर फोरकास्टिंग। सैटेलाइट के थ्रू हमें पता चल जाता है कि ये दिस इज़ द वेदर फोरकास्टिंग, मतलब कि अभी बारिश होने वाली है, अभी बारिश नहीं होगी। ओके, न्यूज़ में आता रहता है कि अब बारिश होने वाली है, 1-2 दिन में बारिश होगी, तो कैसे पता चलता है, वो हमें ऐसे ही पता चलता है। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं। ये हमने कवर कर लिए हैं वेदर एंड एलिमेंट ऑफ वेदर, जिसमें हमने पढ़ा कि टेम्परेचर का कैसे वेदर पे फ़र्क पड़ता है, रेनफॉल का कैसे वेदर पे फ़र्क पड़ता है, ह्यूमिडिटी का कैसे वेदर पे फ़र्क पड़ता है और विंड का कैसे वेदर पे फ़र्क पड़ता है। दीज आर द वेदर एंड एलिमेंट ऑफ वेदर। अब हम आगे बढ़ जाते हैं जो कि पेज नंबर 109 पर। तो 109 पर एक टॉपिक और कवर कर लेते हैं हम, विच इज़ क्लाइमेट। हमने वेदर के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे कि क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट कैसे। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस कैन बी डिफाइंड एज द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम, से फॉर ईयर एट दैट प्लेस। अब क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में अगर डिफाइन करें तो क्लाइमेट क्या होता है कि
वेदर जो कि लॉन्ग टाइम तक रहे वहाँ, ठीक है। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस कैन बी डिफाइंड एज द एवरेज वेदर पैटर्न, मतलब वहाँ पर जैसे कि कहीं पर कोल्ड है तो 1-2 दिन के लिए सूरज निकला है, लेकिन पूरे जो थ्रू आउट द ईयर है वो कैसे, हाँ कैसे था, वो बिल्कुल कोल्ड ही था, तो वहाँ का क्या हो गया क्लाइमेट, मतलब वेदर कंडीशन फॉर अ लॉन्ग टाइम। इन अ सिंपल लैंग्वेज व्हाट वी कैन से, द क्लाइमेट इज वेदर कंडीशन फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब बहुत लंबे समय के लिए अगर वेदर कंडीशन वैसी ही बनी हुई है किसी एरिया की, तो वो वहाँ का क्लाइमेट हो जाता है। अब कहीं बारिश हो रही है तो वहाँ पर यूजुअली फुल ईयर अगर बारिश होती रहती है तो वहाँ का क्लाइमेट क्या होगा, वहाँ का क्लाइमेट भी ऐसा होगा कि वहाँ बारिश होती ही रहती है यूजुअली। ओके, ऑन द अर्थ डिफरेंट प्लेसेस हैव डिफरेंट क्लाइमेट। अब अर्थ पर क्या होता है, डिफरेंट प्लेसेस के डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट होते हैं, डिफरेंट प्लेसेस हैव डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट, अलग अलग क्लाइमेट्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस के। द फैक्टर दैट डिटरमाइंस द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस आर लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, क्लोजनेस टू सी, रेनफॉल एंड विंड। ओके, जो भी फैक्टर्स होते हैं क्लाइमेट के जो कि बताते हैं, क्लाइमेट डिफाइन करते हैं, जैसे कि वेदर के हमने पढ़े थे कुछ एलिमेंट्स होते हैं, वैसे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि इफेक्ट करते हैं क्लाइमेट को। तो वो कौन से फैक्टर्स हैं, लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, क्लोजनेस टू सी, मतलब कि जो भी एरिया का क्लाइमेट हम बता रहे हैं वो सी से कितना क्लोज है। ओके, रेनफॉल कैसी है वहाँ पर, विंड कैसी चलती है वहाँ पर, तो ये सब फैक्टर्स हैं जो कि तय करते हैं क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस, जिनको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करने वाले हैं। ऑलराइट, तो थैंक यू सो मच फॉर watching this video. I hope you all are doing great at home. Admissions are open. Kindly contact for the further information. Thank you so much.